अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं लाई हूं आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची पुलिस के सीनियर डीएसपी मिस्टर जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, फ़ाइन। सर आजकल कहाँ तैनात हैं? मैं आजकल सीसीपीओ साहब कराची के साथ एज ए डीएसपी सिक्योरिटी कराची जो है पोस्टेड हूँ और बस वहीं सर्विसेज अपनी जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। चलें जी, आज हम आपसे बात करेंगे आपके बचपन से लेकर और जिस तरह से आपका सिलसिला चल पड़ा है और चल रहा है तब तक हम ख़त्म करेंगे। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि बचपन में आप कैसे थे? मतलब लड़ाकू थे या फिर बच्चों के साथ मिल बैठ के खाने वाले थे? नहीं, लड़ाकू तो मैं तबीयतन था ही नहीं। अच्छा। और मिल बैठ के खाने वाला और मिल बैठ के ज़िंदगी गुजारने वाला। मतलब दोस्तियां ज़्यादा थी दोस्तियाँ आपकी? ज़्यादा, जी। सही हो गया। तो स्कूल में जब फंक्शन होते थे तो आप उसमें पार्टिसिपेट जी, करते मैं थे? पार्टिसिपेट। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था? जी, स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट था और मैं जो है वो स्पीचेस भी करता था, स्पीच अच्छा। करता था जी, सही। और नाते भी पढ़ता था। नाते भी पढ़ते थे, माशाल्लाह से। चलें, अगला सवाल मुझे आप ये बताएं कि इस फील्ड में कौन कोई था आपका, बड़ों में से कोई था? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर के भाई थे, वो इंडिया में एएसआई होते थे। अच्छा। इंडिया पुलिस में। उनसे इंस्पायर होके? उनसे भी इंस्पायर था और फिर वो हमारे ख़ानदान में कुछ और भी लोग थे जो जिन्होंने इंडियन पुलिस में परफॉर्म किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने फिर पुलिस ज्वाइन नहीं की, उन्होंने फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स ज्वाइन किए। मतलब आपका बचपन से शौक था? तो वो भी शौक था क्योंकि वो तस्वीरें फ़ोटो घर में मौजूद हैं, तो देख के भी आदमी इंस्पायर होता है अपने जो है वो बुजुर्गान को। तो वो देखता था, तो उसके बाद वो भी एक मतलब वजह है पुलिस में आने की। सही। ये भी वजह है। सही। तो स्कूल में जब आप थे तो टीनेज में अक्सर वो जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, कभी मोहब्बत हुई? वो कच्ची उम्र का पहला प्यार जिसे कहते हैं। असल में वो तबीयत ऐसी थी नहीं, तो उस तरफ कभी उस अंदाज में देखा ही नहीं किसी को अच्छा। और सोचा ही नहीं। सही। तो जब ना देखा ना सोचा तो फिर नहीं हो सकी। अच्छा। अगर वैसा होता तो फिर हो जाती, और होती तो आपको जरूर बताता। ये नहीं कि इसके बारे में बोला जाता है स्कूल में होता है, मतलब कच्ची उम्र में तो सबको ही हो जाता है, टीचर से ही मोहब्बत हो जाती है। हाँ, टीचर से मोहब्बत होना, लेकिन वो बातें हमारे दौर में हम को एजुकेशन में तो पढ़ते नहीं थे। अच्छा। हमारे तो मेल्स थे, यानी कि बॉयज़ स्कूल था और मेल्स ही हमें पढ़ाते थे, तो उनसे तो मोहब्बत ऐसी है जैसे फादर से हो गई या बड़े भाई से हो गई। तो बस वो इसी तरीके से हमने एजुकेशन हासिल की। शायद को एजुकेशन में होते तो ये पार्ट भी पूरा होता और फिर आपको बताते हैं हम। सही। चलें, मुझे ये बताएं, आपकी अभी तक माशाल्लाह आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आप मतलब कहें कि अनफॉरगेटेबल हो, जो आपको भुलाया ना जाता हो? देखिए, वाक़यात तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं और वो ऐसे होते हैं अनफॉरगेटेबल होते हैं, लेकिन कुछ वाक़े ऐसे होते हैं कि इंसान वाकई उनको नहीं भुला सकता। उसमें एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का यह है कि मुझे एसएचओ एयरपोर्ट जब पोस्ट किया गया तो ही वाज माय फर्स्ट पुलिस स्टेशन एज एसएचओ, मैंने परफॉर्म किया। सही। तो उसमें हुआ ये कि एयरपोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से, एयरपोर्ट की जुडिक्शन के अंदर से, जहाँ पे एएसएफ होती है, जहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ लगी होती है, तमाम फोर्सेस होती हैं, और शाइन सर्विसेज का एक शेड था जहाँ से 48 किलो गोल्ड जो था वो चोरी हो गया। 48 किलो 48 केजी गोल्ड। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1997 की। अच्छा। इट वाज माय फर्स्ट पुलिस स्टेशन एज एसएचओ, मैंने परफॉर्म किया। जबरदस्त। तो उसमें सीएम साहब जो थे वो विजिट पे आए मेरे थाने में, और जब उन्होंने देखा और उनको पता लगा कि 48 किलो गोल्ड एयरपोर्ट की परमिट से चोरी हो गया, उसकी एफआईआर लॉन्च हो गई, तो पुलिस स्टेशन आए और आकर उन्होंने टास्क दिया कि विद इन 7 डेज अगर आप इसको रिकवर करेंगे स्टोलन गोल्ड को, तो आपको इनाम दिया जाएगा और अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपने और आपकी टीम ने वो गोल्ड? हाँ, तो फिर अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, मालिक का, हमने बड़ी मेहनत की। और सीएम साहब थे लियाकत अली खान चतुई साहब, उन्होंने हमें 7 डेज दिए थे, लेकिन अल्लाह के करम से और फजल से और दुआओं से हमने वो 3 दिन के अंदर गोल्ड बरामद किया। कितने लोगों ने गोल्ड चुराया था? देखिए, वो 4 लोगों ने प्लान किया था और 4 ही लोगों ने गोल्ड चुराया था, उसके 4 हिस्से किए थे।
तो वो चारों हमने जो मुलजिमान थे उनको भी अरेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो गोल्ड में उनसे बरामद किया, और पूरा 48 kg गोल्ड वो हमने रिकवर भी किया, और उनके जो मालिक थे, ऑनर थे, उनके सुपुर्द किया। उस पर मुझे बड़ी पजीराई मिली। प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, और रिवार्ड इनाम शिनाम भी उस पर मुझे काफ़ी मिला। माशाल्लाह। तो आप अकेले ने आपने वो टास्क किया, आपकी टीम थी आपके साथ? नहीं, देखिए उसमें एक्चुअल चूंकि मैं SHO था तो टीम तो ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि पूरा थाना SHO के अंडर होता है, तो जिसको चाहे यूटिलाइज करे। उसमें मैंने 4 ASIs थे मेरे साथ प्रोफेशनल, उनको मैंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, और फिर उनके साथ हमने इसको जो है इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया और मेहनत की, और फिर वो हमने रिकवर कर लिया। जबरदस्त। तो वो इसलिए अनफॉरगेटेबल है कि उसमें क्योंकि CM ने हमें टास्क दिया था बाकायदा कि 7 डेज में 7 डेज हमें करना है, लेकिन अल्लाह ने हमें 3 डेज में। आपने 7 डेज का टास्क जो है वो आपने 3 डेज में किया, ये बहुत बड़ी बात है। और चलें इसके साथ ही अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं, घर ऑफिस में तो आप सीट पे बैठे होते हैं, तो घर में कौन बॉस होता है? ऑफिस में तो आप बॉस है, घर का बॉस कौन है? आप? देखिए बात ये कि किसी दानिश्वर का एक मकूला है कि हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो उसको मैं एक्चुअल डरना नहीं कहता, लोग तो उसको डरने की एक मिसाल देते हैं, एक लफ्ज़ चल पड़ा है। बात ये कि जाहिर बात है जो आपके दुख सुख के साथी है वो तो आपकी जाहिर बात है शरीक हयाती वो होगी। तो फौरन बेचारे को के बोल देते हैं जोरू का गुलाम है। नहीं नहीं, आपसे बोला जाता है। वो ठीक है, वो मैं यही बात इसको मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि देखिए गुलामी तो एक अलग चीज़ होती है। गुलामी तो इंसान अगर करेगा तो वो वालिदैन की करेगा, बिल्कुल ऐसे है। और इसको मोहब्बत कहते हैं, और जाहिर बात है लेकिन जब मैं आप- आजकल के आपको मुआशरे का मजमुआ बता रही हूँ कि अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ से प्यार करता है या उसके साथ काम में हाथ बटाता है तो लिटरली उसको बोला जाता है कि ये जोरू का गुलाम। असल में एक्चुअल वो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम जिनकी जोरू होती नहीं है। जब जोरू आएगी तो फिर उनसे पूछें आप कि जोरू का गुलाम क्या था। और जो लोग कहते हैं, मैंने ऑनेस्टली टू गॉड मैंने देखा है, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादा गुलामी करते हैं। देखा है आपने, जिनकी जोरू नहीं होती ना वो बोलते हैं जोरू का गुलाम। चलें अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वाइफ आपकी अगर नाराज हो जाती हैं तो आप उनको कैसे मनाते हैं? स्माइली फेस दे के, जोक सुना के, या फिर आप ड्राइव पे ले जाएंगे? कैसे मनाएंगे उनको? बस वो उनको तो स्माइली फेस के साथ मैं मनाता हूँ, और फिर उसके बाद लॉन्ग ड्राइव, अच्छा। दोनों चीज़ें इस्तेमाल करता तो हूँ। मान जाती हैं? हाँ वो मान जाती है। चलिए जी, ये बहुत अच्छी बात है कि बीवियां, कुछ बीवियां जो होती हैं उनको जितना भी मनाया जाए वो नहीं मानती हैं। तो स्माइली फेस अगर शौहर दिखा दे तो बीवियों को मान जाना चाहिए, सर का ये कहना है। मैं सिर्फ इस बात को आप तक पहुंचा रही थी। अगला सवाल है सर आपसे, आप मुझे ये बताएं, आपकी लॉन्ग फ्लाइट है, आपकी कोई 13-14 घंटे की, तो आपकी साथ वाली सीट एक ही खाली है, पूरा जहाज पैक है। पहली आपके पास, आप मुझे बताएं इन तीनों में से आप किसको बिठाएंगे? महविश हयात को, इकरा अजीज को, या मायरा खान को? जाहिर बात है महविश हयात साहिबा ने तो आपको पता ही है कि जी जी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है तमगा उन्होंने इम्तियाज अवार्ड, लिया इम्तियाज उन्होंने, उन्होंने लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। सदारती अवार्ड उनको मिला है, हाँ जी तो जाहिर बात है उनको ही बिठाऊंगा। जी। तो सर जो है कह रहे हैं कि फ्लाइट में मेरे साथ वाली सीट पे महविश हयात मेरे साथ बैठेंगी। ठीक है, शादी आपकी माशाल्लाह हुई है, तो आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? देखिए मैरिज तो अरेंज थी, लेकिन आप लव मैरिज भी कह सकते हैं, यानी जिसको अच्छा। मैं चाहता था उसको ही वालदेन ने प्रपोज कर दिया। यानी कि आपने तो मेरा पहले काम तो पसंद आसान किया, हो गया ना। आपने पहले पसंद किया हाँ, और फिर मैं पसंद करता था, हाँ। लेकिन वालिदैन ने उसको प्रपोज कर दिया, तो मेरा काम तो आसान हो गया। तो अब आप इसको अरेंज समझिए या यानी कि ये लव लव समझिए। भी है और अरे अरेंज जी, भी है। ऐसे ही है, और ये ऐसी शादी खुश नसीबों की होती है मेरे ख्याल से। नहीं, आजकल के दौर में आपको क्या लगता है, आजकल तो लव मैरिजेस ही हो रही हैं, आपने साथ लेकिन में? वो देखें लव मैरिजेस हो तो रही हैं, लेकिन बात ये कि आज की शादियों में और हमारी शादियों में फ़र्क ये है कि हमारे दौर में जब शादी होती थी तो आदमी उस लड़की में बहुत सारी चीज़ें देख के शादी करता था, बहुत सारी क्वालिटियाँ देखता था। आजकल तो आपको पता है कि बस सिर्फ खूबसूरती देखी जा रही है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। खूबसूरती भी आपने बड़ी एक चीज मेंशन की है, वरना आजकल सिर्फ गोरा रंग देखा जा रहा है। लोग कहते हैं गोरा रंग हो तो फिर लड़की से शादी कर असल में गाना सुनाओ ना, गोरे रंग पे ना इतना घुमा।
चलें जी, अगला सवाल मुझे आप बताएं कि रियल लाइफ में मतलब ऑन ड्यूटी तो माशाल्लाह आप एक ऑफिसर हैं और अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, घर में आप किस तरह के शौहर हैं? नहीं, घर में मैं घर में भी और बाहर भी, मतलब फैमिली में भी, दोस्तों में भी और घर में भी मैं बड़ा सॉफ्ट और नरम आदमी हूँ। मैं हम्बल तबीयत का आदमी हूँ और बस मैं लोगों में भी ऐसा ही हूँ और प्रोफेशन में भी ऐसा ही हूँ और सिविल सोसाइटी मुझे पूरी जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची की जो सिविल सोसाइटी है, जो सोशल सर्किल है, वो मेरा बहुत बड़ा है अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे शायद देखें, बात ये कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान भी है कि इंसान के अंदर, हर मुसलमान के अंदर अगर दो खसूसियात हों, एक इखलाक उसका बेहतर हो और सफाई रखता हो, तो समझो कि वो उसका ईमान मुकम्मल है। तो बात ये कि आदमी को सॉफ्ट ही होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। और देखें, अगर आप सॉफ्ट नहीं होंगे ना तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे अच्छा। और बहुत सारे मसाइल आपके साथ हो जाएंगे। चलें, बेहतर ये कि अगर आपके पास टाइम हो और फ्रेंड्स के साथ आपने टाइम गुजारना हो और घर से भी वाइफ की भी कॉल आ रही हो, तो आप प्रेफर किसको करेंगे? फ्रेंड्स को करेंगे, घर जाना पसंद करेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं ये समझूंगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट या हादसा घर हो गया तो मैं जाहिर बात है घर भागूंगा, अदरवाइज तो फ्रेंड्स को ही मैं मतलब ज्यादा प्रायोरिटी क्योंकि है। बात है कि जब आप इंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, हाँ। फिर छोड़ के आना तो वो अच्छी चीज़ तो नहीं है ना बीच में। यानी कि आप फ्रेंड्स को ज्यादा हाँ, प्रेफर ज़्यादा करेंगे? उस वक्त तो मैं जाहिर बात है। ठीक है, तो आप सुन लें कि फ्रेंड्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे और फैमिली को, भाभी आप देख रही हैं उनको पता है। जब आपने अपने करियर का आगाज किया तो एएसआई से लेकर डीएसपी तक के सफर में आपने क्या क्या अपनी खिदमत अंजाम दी? देखिए, मैं एएसआई जो है वो 1985 में मैं एज एएसआई अपने करियर का मैंने आगाज़ किया। उसके बाद 1985 में जब मैं एएसआई पास आउट हुआ तो मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, कमांडो ट्रेनिंग के लिए चराट चला गया, जहाँ से मैंने स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की और पाकिस्तान कमांडोज से हमने एक वीवीआईपी प्रोटेक्शन ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके हम वापस आ गए। और फिर मैं सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी और ज़िया साहब का जो प्लान क्रैश हुआ था, उसके बाद से हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शहीद बेबी रानी का पर्सनल बॉडीगार्ड लगा दिया गया। अच्छा, तब आप उनके साथ थे? उनके साथ में चला। सही। तो 5 साल मैं उनके साथ पर उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहा और मैंने परफॉर्म किया। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहा। अच्छा। फिर वो चले गए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर आ गई, फिर उनके साथ परफॉर्म किया और इस तरह ऑलमोस्ट मैंने 1986 से लेके 87 से लेके 87 से लेके और 1993 तक मैंने इसी तरह एज ए आइसोलेशन कॉर्डन में एज ए बॉडीगार्ड प्राइम मिनिस्टर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपने कितना टाइम गुजारा? बीबी के साथ कितना? मैं 2 टेन्योर में उनके साथ रहा। 3 साल पहले टेन्योर में और 4 साल दूसरे टेन्योर। और नवाज शरीफ के साथ कितना? नवाज शरीफ के साथ भी 2 टेन्योर में मैंने अच्छा काम किया। यानी कि 3-4 साल आपने पहले। आप इन दोनों के साथ तैनात थे? जी, इनके साथ मैं रहा एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड, मैंने परफॉर्म किया। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के और मैंने एज SHO 1997 में मैंने एज SHO एयरपोर्ट से जो है परफॉर्म करना शुरू किया, जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गोल्ड, वो मेरा पहला थाना था, वहाँ मैंने गोल्ड बरामद किया और उसके बाद से लेके फिर कैरियर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं और फिर 4 साल DSP रहा और उसके बाद में अब जो मौजूदा मेरी पोस्टिंग है DSP सिक्योरिटी कराची में पोस्टेड हूँ और एडिशनल आई साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और कराची में जितनी भी सिक्योरिटी होती है VVIPs की और जितनी भी जो सेक्टेरियंस हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, उन सबको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सही। आप उनके साथ होते हैं? नहीं, हम सिक्योरिटी उनको देते हैं हाँ। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको मैनेज हम करते हैं और उसको चेक हम करते हैं और उस पर नज़र हम रखते हैं और उनका सारा प्रोग्राम, ये वो आना जाना, वो सब हम बैठ के ऑपरेट करते हैं। यानी कि ऑल इन ऑल आप होते हैं? जी, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो सब आपको मतलब पता होता है? बिल्कुल होता है। सही।
और अपने करियर का कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि जो आप समझते हो कि उस वक्त अगर अल्लाह आपके साथ नहीं होता तो आप वो चीज़ कभी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं आपको एक वाक़या बताना ज़रूरी समझूंगा। और वो वाकई मेरे करियर का एक अच्छा काम है अच्छा। और बड़ा काम है। सही। देखिए, कराची में एक नाम था, कराची का डॉन शुएब खान। अच्छा। आप शायद जानती हैं, नहीं जानती, लेकिन नहीं, मैं नहीं कराची जानती का हूँ, मेरा डॉन, बिल्कुल पाला कराची नहीं का, है ऐसे हाँ, लोगों आपके से। असल में एज थोड़ी कम है तो शायद आप इसलिए नहीं जानती। शुएब खान थे, कराची के डॉन मशहूर थे। अच्छा। शुएब खान जो एक गैमलर था और एक बहुत बड़ा नाम था जराइम की दुनिया में। ये आप कब की बात कर रहे ये हैं? मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। ओके, 2000। 2000 में शुएब खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, मर्डर का मुकदमा। पहले अगवा का हुआ, अच्छा। पहले गुमशुदगी का हुआ, वो मैंने किया। एक था भोलू, भोलू जो था अगवा हो गया, उसकी पहले हमने गुमशुदगी लिखी, फिर शुएब खान के खिलाफ बाकायदा हमने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने की और वो चालान मैंने किया। और वो शुएब खान इतना बड़ा नाम था कि जब मैं उसके पीछे गया उसको गिरफ्तार करने, उसके पीछे मैंने छापे मारे, रेड्स किए और उसकी तमाम जगहों पे मैं गया अच्छा। और उसको मैंने चालान किया। तो वो एक बड़ा काम था उस वक्त का पुलिस का और वो मैंने किया। और वो जो केस था, मैं उसको गिरफ्तार तो उस वक्त नहीं कर सका और मैं हट गया, फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग हट गई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो मैंने केस बनाया था वो तमाम केस शुएब खान के ख़त्म हो गए और वो मेरा केस 4 साल के बाद रीओपन हुआ, उसमें वो गिरफ्तार हुआ और उसी केस में उसको सज़ा हुई और फिर उसी केस के अंदर वो जेल में था और उसके बाद वो मर्डर हो गया और मारा गया। नहीं, शुएब खान अभी जिंदा है कि नहीं? नहीं, वो मर्डर हो गया। अच्छा, अभी मर्डर हो गया। नहीं, आप इतने बड़े डॉन की बात कर रहे हैं तो ये ना हो कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो खैर। एनीवेज, आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े अपने वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आए और आपने अपने उस ऑब्वियसली उसमें बेस्ट करने का आपने 200% अपना दिया होगा। लेकिन कभी आपको ये लगा कि ज़िंदगी में यार नहीं, कोई एक ऐसा काम जो है या कोई ऐसा केस है यार, ये अभी मैंने नहीं किया? अभी तो आपने माशाल्लाह बहुत कुछ कर लिया, कुछ ऐसा है जो अभी कहते हैं कि ये मैंने अभी नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने करियर में हर तरह के केस कर लिए, कोई केस मुझसे रहा नहीं, बचा नहीं। क्योंकि अगवा के केस किए, मर्डर के केस किए, उसके बाद किडनैपिंग के किए और उसके बाद जो टेररिस्ट हैं उनको भी मैंने गिरफ्तार किया। अभी लास्ट में एक जेल ब्रेकिंग केस हुआ था, बड़ा मशहूर केस है। अच्छा। हाँ, 2017 में जो जेल से 2 हार्डेड क्रिमिनल थे तहरीके तालिबान के, अच्छा। वो जेल ब्रेक करके फरार हो गए थे। उसका मैं आईओ था और वो मैंने फिर उनको चालान किया। उसमें से फिर एक जो था वो मारा गया एजेंसियों के हाथों और एक अभी ताहाल मेरे ख्याल से मफरूर है। उनको मैंने चालान किया और उसमें वो जेल से जहाँ से भागे थे, जिनकी नेग्लिजेंस थी, जिनकी वजह से भागे थे, उसमें एक एसपी, 3 डीएसपी, एक एएसआई और उसमें 18 जो जेल वार्डन थे, जेल सिपाही थे, उन सबको 6-6 साल की हमने सजा करवाई। हम यहीं से अपनी बात को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।